जी कहीं कोई मैजिक नहीं है। इस तरफ मैजिक अब सारा बैलेट बॉक्स का हो रहा है, ईवीएम का हो रहा है, ज्ञानेश कुमार का हो रहा है। ये गलत कहना है जनता ने नहीं जिताया वहाँ पे, वहाँ ज्ञानेश कुमार ने जिताया। आगामी भारत रत्न के तीन भारत रत्न दिए जाते हैं, संविधान में प्रावधान है कि 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन वो तीनों के तीनों ज्ञानेश कुमार को मिलने चाहिए। बिल्कुल जनादेश चोरी है, बिल्कुल जनादेश चोरी है। ईवीएम के स्ट्रांग रूम की आपने वीडियो फुटेज देखी होंगी, किस तरह से बैठ के वो बैलेट बॉक्स को पहले ही पत्थर कैसे खुल गए, स्ट्रांग रूम में उनकी एंट्री कैसे हो गई, इस बारे में कोई सवाल क्यों नहीं उठाता। ज्ञानेश कुमार जी ने तो कह दिया नहीं हम इसकी जांच कराएंगे, बात खत्म। अब जांच गई गड्ढे में। देखिए केरला में तो हमारी सरकार बनने जा रही है, जाहिर सी बात है हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। अभी हमारे पास 3 राज्य है, चौथा राज्य हमारे हाथ में आने वाला है। और बाकी बंगाल की तो सबको चिरपरिचित यही उम्मीद थी कि यही होने वाला है। जब अमित शाह जी ने पहले के बोला था कि 60 दिन तक यहाँ पे जो है सीआईएसएफ और हमारे जो अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे, उसका साफ मतलब था कि चुनावों में पूरी तरह हेराफेरी होने वाली है। और उस हेराफेरी के अगेंस्ट कहीं ना कहीं कोई ना जनता में विद्रोह ना भड़क उठे, तो इसलिए 60 दिन तक वहाँ पे डिप्लॉय। नेता लगातार कह रहे कि इन लोगों जब हार जाते तो कोई मुद्दा नहीं रहता, अब मुद्दा उठा रहे हैं एसआईआर का। जाहिर बात है, ये तो अब क्या उठा रही है, तो पहले से उठाया गया है। ये तो बीजेपी की बड़ी टेक्निक पुरानी थी। ये तो एसआईआर का मुद्दा बिहार में भी उठाया गया था, बंगाल में भी उठाया गया था। ये तो लगातार, और ये देखिए जब 91 लाख वोटर का नाम काटे गए और उसके बाद 27 लाख वोटर्स ने एप्लीकेशन दी, और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ठीक है अभी जो नहीं तो बाद में आप दे देना। 27 लाख वोट काटने का मतलब आप समझ रहे हैं कितना बड़ा जनादेश की चोरी है ये। तो एसआईआर का मुद्दा क्यों ना उठाया जाए, जब एक वैलिड वोटर्स को वोट देने से रोका जा रहा है, तो ये चुनाव चोरी नहीं है तो और इसके अलावा क्या है ये। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे जहां आपकी सरकार बनने वहां ना तो एसआईआर ना तो कुछ, आप कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे क्योंकि वहां आपकी सरकार बन गई, जहां आप हारे वहीं आप एसआईआर वगैरह। बिल्कुल महाभारत काल आपको सबको याद ही होगा। शकुनी ने जब युधिष्ठिर को बुलाया था युवा खेलने के लिए, तो पहले लगातार कई सारी चालों में युधिष्ठिर को जिताया था। युधिष्ठिर जीत के खुश होता जा रहा था, हाँ जी हाँ मैं जीत रहा हूँ। और उसके बाद जब उसने अपने पासे फेंकने शुरू करे तो उसके बाद क्या करा था, उसका घर बार महल और द्रौपदी सबको उसने जो है दाव पे लगा के, और उसके बाद उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दे दिया था। तो यही चीज़ है, एक छोटा राज्य दे दो 4 बड़े राज्य ले लो। बड़ी पुरानी टेक्निक इनकी चली आ रही है, लेकिन अब आने वाले टाइम में इनकी ये टेक्निक कामयाब होने वाली नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे जनता को भी समझ में आ रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों को भी समझ में आ रहा है। इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए बार बार आवाजें उठती थी, ममता बनर्जी उन्हें इंडिया गठबंधन की कमान सौंपी जाए। अरे भाई, एक तरफ 99 सीट वाली कांग्रेस और एक तरफ 30 सीट वाली ममता बनर्जी है, कैसे उन्हें कमान सौंप देते, जो लगातार एक विभेद वेस्ट बंगाल से आगे उनके कहीं ना कहीं कोई उनका प्रभाव नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस आज पूरे देश में फैली हुई है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको कांग्रेस के हर जगह हर राज्य में आपको कार्यकर्ता मिलेंगे, चाहे 2 मिले, चाहे 4 मिले, चाहे 4000 मिले, चाहे 4 लाख मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो फिर ये तो एक फूट डालने की जो राजनीति शुरुआत करी गई थी, आप पता चल गया ना। कुछ पहले से अगर फिक्स था तो आप लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ने चाहिए थे। नहीं देखिए, चुनाव बिल्कुल सही बात है कि चुनाव नहीं लड़ने चाहिए, लेकिन जो एक जनता जो 5 साल से वोट के इंतजार में बैठी है, उसकी हम आशाओं पर तुषारपात कैसे कर दें। जनता क्या समझेगी इस चीज को कि इन्होंने तो पहले ही हार मान ली। हार मानने वाले के पीछे कभी कोई चला है क्या? कोई भी सेनापति जब लड़ने का जज्बा लेके आगे चलता तभी उसके पीछे सेना खड़ी होती है। अगर हम पहले से पहले जो घुटने टेक दे, हार मान के बैठ जाए, तो हमारे पीछे जनता कैसे आएगी? जो जनता चाहती है कि किसी ना किसी तरह से उन्हें एक उम्मीद होती है कि फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव हो जाएंगे और हम अपना वोट देके हम अपने मनवा की सरकार चुन सकेंगे मनमाफिक, और उसके बाद अगर हम कह दें कि नहीं हम चुनावों के बहिष्कार की घोषणा करते हैं, तो ये तो जनता के ऊपर तुषारपात हुआ ना कहीं आज भी। अगर हम देखें, अगर हम लोकसभा के नतीजों को भी देखते हैं, हम 22 करोड़ 93 लाख वोटर जो है हमारे भी इनके इंडिया बीजेपी को मिले, एनडीए गठबंधन को 19 करोड़ वोटर इंडिया गठबंधन को मिले, तो 3 करोड़ वोटों का तो फर्क रहा। लेकिन ठीक है, वो सीटें ज्यादा ले गए, वो 240 ले गए, हमारा गठबंधन 238 पे रह गया। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि आप लोगों ने इतनी सारी बातें की, मच्छी पे आप लोग आ गए, झालमुड़ी पे आप लोग आ गए, लेकिन फिर भी जनता ने हमनी को पूर्ण बहुमत से। ये गलत कहना है जनता ने नहीं जिताया वहाँ पे, वहाँ ज्ञानेश कुमार ने जिताया। आगामी भारत रत्न के तीन भारत रत्न दिए जाते हैं, संविधान में प्रावधान है कि 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन वो तीनों के तीनों ज्ञानेश कुमार को मिलने चाहिए। बिल्कुल कहाँ नहीं जिताया ज्ञानेश कुमार ने, केरला में भी। भाई मैंने अभी आपसे क्या बात कही, महाभारत काल की बात आप याद करिए। एक से एक देके और 4 लेना, कितनी शानदार चालाकी है साहब। आप संतुष्ट हैं केरला में हम जीत रहे हैं? केरला में मैंने आपसे बताया कि आप बिल्कुल मुझे सवालों के घेरे में लेना, अच्छी बात है। 1 देके और 4 लेना, कौन फायदे में रहा, हम रहे या वो रहे फायदे में? पहले से सेटिंग थी क्या? हर जगह करके चल रहे हैं, धीरे धीरे नैरेटिव सेट करते चले जा रहे हैं सब, हर जगह नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब इससे पहले आप बिहार में देखिए, बिहार में वोट काटे और बिहार में वोट जोड़े और लगातार फर्जी वोटर का काम हुआ। 10-10 हज़ार रुपये तभी खाते में दिए जब उन्हें इलेक्शन आने वाला था। तो हर जगह से वोट चोरी तो चल ही रही है लगातार। वोट चोरी है, जनादेश चोरी है, बिल्कुल जनादेश चोरी है। ईवीएम के स्ट्रांग रूम की आपने वीडियो फुटेज देखी होंगी, किस तरह से बैठ के वो बैलेट बॉक्स को पहले ही खोल रहे थे, जबकि मतगणना तो आज सुबह शुरू हुई है, उससे पहले वो कैसे खुल गई।
मतपत्र कैसे खुल गए, स्ट्रांग रूम में उनकी एंट्री कैसे हो गई, इस बारे में कोई सवाल क्यों नहीं उठाता। ज्ञानेश कुमार जी ने तो कह दिया नहीं हम इसकी जांच कराएंगे, बात खत्म। अब जांच गई गड्ढे में से, काम आई ना बंगाल में चाणक्य नीति अमित शाह की तो काम कोई बात नहीं जी, कभी कभी ऐसा होता है, महिषासुर का भी टाइम आता है, फिर उसके बाद देवी का भी टाइम आता है। जिस तरह से कभी रावण का टाइम आया था तो श्री राम का भी टाइम आया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रकृति का नियम है। आज जो अगर अपने आप को सोचे बैठा कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, तो उनका भी टाइम आता है। आज 11-12 साल इनको हो गए, कोई बात नहीं। मोदी जी की लहर नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं, लहर होती तो फिर उनको 1.5 लाख वोट से जीतते क्या वो, और वो भी तब जब 3 बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का जो वहाँ पे उन्होंने नॉमिनेशन कैंसिल कराया था, वो 3 लोग अगर और भी खड़े हो जाते वहां से तो इनके 1.5 लाख वोट जो इन्हें मिलने वाले थे वो भी 50,000 अटके बटके, और ये वाराणसी से भी हारने वाले थे। आपको लगता है कि मोदी जी कोई मैजिक नहीं है, इस तरफ मैजिक अब सारा बैलेट बॉक्स का हो रहा है, ईवीएम का हो रहा है, ज्ञानेश कुमार का हो रहा है। झालमुड़ी ने जिता दी, झालमुड़ी कैसे जिता देगी, ये तो एक पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा था। सब जानते हैं जब पीएम का रूट लगा होता है, कहीं किसी को आवाजाही की अनुमति नहीं होती, पूरा रूट खाली करा लिया जाता है। पूरे रूट पे सिर्फ एक दुकान खुली हुई थी, झालमुड़ी। और उस वक्त देखिए आपने उनका अहंकार, अमरीश पुरी को फेल करते, अरे भाई झालमुड़ी खिलाओ, झालमुड़ी तक तो उनसे बोला नहीं जा रहा, कैसे वो लोगों से रिलेट करेंगे अपने आप को, कैसे कनेक्ट हुए, झालमुड़ी तक तो उनसे बोला नहीं जा रहा, उसे भी कह रहे झालमुड़ी, फिर ये कनेक्शन होता है। ये तो बेतुकी बात है कि कनेक्शन ठीक है, आज लोकतंत्र के बदले जनतंत्र की जी, वो कहीं ना कहीं सच हो रहा है। 4 मई दीदी गई, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जो उन्होंने कहा, उन्होंने जिस ब्याह पे कहा था, उन्होंने कहा था, उन्हें पता था ज्ञानेश कुमार हमारे लिए काम करेंगे। 27 लाख वोटर्स को वोट नहीं देने दिया गया, तो वो सब जानते थे कि जब 27 लाख वोटर, अभी शाम तक चुनावी आंकड़े आने दीजिए, देखते हैं हार जीत में कितना फर्क आता है, कितने वोटों का फर्क आता है। और अभी से मैं कह सकता हूँ, दोपहर की बात हो रही है हमारी, शाम तक आंकड़ा लगभग इतना ही बैठेगा, जितने लोग वोट काटे गए थे, जितने SIR में वोट कटे हैं, उतना ही लगभग डिफरेंस है। मीडिया डिबेट में कि हर बार बंगाल में चुनाव होता था, हिंसा होती थी, लेकिन इस बार चुनाव निष्पक्ष हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई कहीं पे। हाँ, वो जीत रहे तो हिंसा नहीं हुई, अभी अगर ममता जीत रही होती तो हिंसा हो जाती। हिंसा पहले हिंसा की बात वो सब जगह करते हैं, हिंसा कहाँ नहीं हुई, हिंसा तो आप ही के लोग करते हैं। जब आप जीतने वाले होते हो तो हिंसा छोड़ देते हो, हारने वाले होते हो तो हिंसा पे शुरुआत कर देते हो। आज ही अभी अगर शाम तक अगर रुझान पलट जाते हैं, देखिए अभी बंगाल कैसे जल्दी आएगा। तो अमित शाह ने सही कहा था ना कि भाई अगर बीजेपी सरकार बन जाएगी तो जो बंगाल में जिस तरीके का माहौल है वो नहीं रहेगा, हिंसा खत्म हो जाएगी, तो अच्छी बात है ना। अब हिंसा नहीं हुई। हाँ, हिंसा खत्म करनी तो हिंसा पे पहले बंगाल को छोड़ के आप मणिपुर पे तो ध्यान केंद्रित करिए। मणिपुर जो आज पूरी तरह जल रहा है, वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर तक जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बम इस्तेमाल करे जा रहे हैं, जो सुरक्षा बल है उनके ऊपर हमला करा जा रहा है, वो आपको जलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बंगाल आपको जलता हुआ नजर आ रहा है कि बंगाल जल गया। मणिपुर जो जला पड़ा है वो आपको नजर नहीं आ रहा। और दूसरी जगहों पे जहाँ पे लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार पुल गिर रहे हैं, लगातार जो है लोग मर रहे हैं, जल के मर रहे हैं, कभी किसी तरह से मर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ के मर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहे। लेकिन चुनावी दृष्टि से आपको सिर्फ बंगाल ही नजर आएगा, क्योंकि बंगाल इनके लिए जरूरी था। कहा तो था कि 4 मई के बाद जब बीजेपी सरकार आएगी तो मछलियां ज्यादा खाई जाएंगी, मछली ज्यादा खाई जाएगी ना बंगाल में। देखिए जी, मछली ये तो सब बेकार की बातें हैं, तो सिर्फ नैरेटिव बनाने के तरीके होते हैं कि हम मछली का वादा करें। इतने बंगाली इतने बेवकूफ तो नहीं कि मछली के चक्कर में वोट बेच देंगे, वो भी जानते हैं कि हमें फ्री नहीं मिलने वाली और वो अपने इतना कमा के खा सकते हैं, वो कम से कम इतने बेवकूफ लोग तो नहीं है। और इसी वजह से जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि 2 महीने तक उन्होंने बोला है कि हमारे जो है अर्धसैनिक बल वहाँ पे रहेंगे, वो उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि इसके बाद चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में पूरे उपलब्ध होने की, विरोध प्रदर्शन होने की पूरी आशंका है। तो उन्हें दबाने के लिए जो जी बिल्कुल दिया उन्होंने रास्ता। जब उन्होंने हमारी आइडियोलॉजी नहीं मानी, जब हमारे गठबंधन का उन्होंने साथ नहीं दिया, तो उन्होंने बीजेपी के लिए तो रास्ता दिया। आज अगर बीजेपी के रास्ते में कोई मजबूती से खड़ा हुआ है तो सिर्फ एक व्यक्ति हैं, राहुल गांधी। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। आज अगर पूरी तरह चट्टान के आगे उनका प्रभार होकर खड़े हैं तो राहुल गांधी। आप राहुल गांधी को कितना कोस लीजिए, राहुल गांधी जी के बारे में कितनी अलग अलग प्रलाप कर लीजिए, लेकिन वही एक अकेले व्यक्ति है जो इस बीजेपी से टक्कर ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति पूरे देश में नहीं है, दूसरा कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी से इस कदर टक्कर ले सके। और राहुल गांधी जी आज देख लीजिए, आज 12 साल होने को जा रहे हैं, आज 12 साल में आप देख लीजिए कहीं भी वो झुकते नजर आए आपको? 55 घंटे ईडी ने उनसे पूछताछ करी, वो नहीं झुके। उनके ऊपर उनसे घर खाली करा दिया, वो नहीं झुके। उनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर रद्द कर दी गई, वो नहीं झुके। उनके ऊपर लगातार बार उनके ऊपर आरोप लगाए, उनके माता जी के ऊपर आरोप लगाए गए। ईडी के चार्जशीट दाखिल करेगी, धराशायी होगी कोर्ट में, वो धराशायी हो गए। हेराल्ड केस बार कितना प्रचारित करा जा रहा था, हेराल्ड। आज वो कहीं नजर आता है आपको? कहीं नजर नहीं आता। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोलगेट स्कैम, स्पेक्ट्रम स्कैम, सारे के सारे स्कैमों की सारी सब हवा निकल गई, सबकी सब धज्जियां उड़ गई कोर्ट में। आज कोई भी एक मामला कोर्ट में रहता नहीं नजर आएगा आपको, कहीं कोई नजर नहीं आता। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ममता का विरोध किया, क्या बीजेपी को हेल्प नहीं मिली? नहीं, वो एक आइडियोलॉजी की बात थी। बीजेपी को हेल्प तो उसने जो लेनी थी वो पहले ले चुके थे, वो SIR के बहाने ले चुके, वो अर्धसैनिक बलों की तैनाती करके ले चुके, वो वोट चोरी में हेराफेरी करके वो पहले ले चुके थे। ये तो सिर्फ अब एक बहानेबाजी रह जाती है। हर बार इन्हें अपने कुकर्मों पे पर्दा डालने के लिए एक नए पर्दे की जरूरत होती है, उस पर्दे के वो आगे खड़े कर देते हैं। इसकी वजह से हम इस बार जीते हैं।
ये हमारा यहाँ पे नारा काम कर गया, ये हमारा नैरेटिव यहाँ पे काम कर गया, और इसके अलावा कुछ नहीं था। आपको याद होगा बिहार चुनाव से पहले भी आपकी हमारी बातचीत हुई थी, और मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार जी के लिए बिहार चुनाव ही आखिरी चुनाव है, इसके बाद नीतीश जी आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। आज देख लीजिए, आज वही बात हुई या नहीं। और अगला नंबर पे आज मैं खुल के कहता हूँ, अगला नंबर अब उनका है, नायडू साहब का है। नायडू साहब का भी अब विदाई का टाइम आ गया है, पवन कल्याण वहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसी तरह से जो है राह में जो रोड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ अकेली कांग्रेस है और राहुल गांधी जी। लेकिन आप लोग अक्सर आरोप लगाते थे जी। कि भाजपा जो है क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना चाहती है। जी। तो कांग्रेस आपने कहा कि एसआईआर के माध्यम से केरला दे दिया एक मतीय, तो जी। भाजपा जो चाह रही है उसमें कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को जगह दे रही है, और मतलब पूरे देश भर में सेंटर में सिर्फ 2 ही पार्टी रहेगी, और बाकी क्षेत्रीय पार्टी खत्म कर दी जाएगी। नहीं, क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने में लग रही है, उसका उन्होंने जो है विपक्ष की हमारी जो है कमजोरी का फायदा उठाया। हमारे विपक्ष में भी देख साफ मैं कहता हूँ इस बात को, कहीं ना कहीं लोगों के मन में घमंड था कि हम ही हम हैं और दूसरा कोई नहीं। नीतीश कुमार जी सांसद कितने, 12-16 सांसद उनके पास, और वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने हुए 16 सांसद लेके। ममता जी 30 सांसद लेकर, और वो कह रही है मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। नायडू साहब जो है वो 19 या कितने 23 सांसद है उनको सोच के वो सोच रहे हैं। तो कहाँ ये लोग दिखते हैं हमारे सामने, एक एक क्षेत्र में क्षेत्रीय छत्रप बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करने ये लोग चले थे। अब जनता को भी पता चलेगा, जो वोटर्स हैं उन्हें भी पता चलेगा। हमारा सारा वोट कट के इनके पास गया। ममता बनर्जी कहाँ से निकली? तृणमूल कांग्रेस का जन्म कहाँ से हुआ? कांग्रेस से। आम आदमी का जन्म कहाँ से हुआ? कांग्रेस से। लगातार तमाम क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस का ही तो वोट काटा। आज उस वोटर को समझ में आना शुरू हो गया कि इनके बिना हमारा काम नहीं है, ये छत्रप हमारा जो है नेतृत्व नहीं कर सकते। तो लास्ट एंड फाइनल प्रत्येक उसको आना ही पड़ेगा, कांग्रेस के छतरी तले आना ही पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई बंगाल में। जी। तो वोट चोरी रुकेगी कैसे? वोटर वोट डालने आता है तो जी। लाठी पड़ती है उससे। बिल्कुल अगर पड़ती वोट है। डाल देता है तो वोट चुर जाता है। अब इसका और अगर उसके बाद भी एमएलए जिताते तो बीजेपी एमएलए तोड़ के ले जाती, तो आप लोग मतलब कर क्या रहे हैं? देखिए, बात सही है आपकी बिल्कुल कि वो वोट तोड़ नहीं डालने देते या चोरी करके ले जाते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक अंत निश्चित है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, हर चीज़ का अंत निश्चित है। तो इसकी शुरुआत भी अब होने वाली है। अब इसकी शुरुआत में बिल्कुल, अब मैं बार-बार कहता हूँ, क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अब क्षेत्रीय दलों को अपनी हैसियत समझ में आ गई ना कि हम कांग्रेस के बिना कुछ नहीं है। जितने वो कांग्रेस को आंख दिखाना चाहते थे, उतना आज उन्हें पता चल गया कि कांग्रेस के आगे हमारी औकात नहीं है। अब उन्हें जाके अल्टीमेटली आना ही पड़ेगा, कांग्रेस के छत्रप बनना ही पड़ेगा, कांग्रेस को लीड लेनी ही पड़ेगी, और कांग्रेस लीड लेनी शुरू करेगी अब, और उसके बाद ये बीजेपी का सफाया तय है। शर्मा जी का खुद का सुझाव क्या होगा कि कैसे बीजेपी को हराया जा सकता है आपके हिसाब से? देखिए, बीजेपी की उल्टी गिनती अब शुरू होती जा रही है। मेरा जो अपना सुझाव है, तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। मैं पहले भी से लगातार कहता आया हूँ, बीजेपी के पास अभी भी वोटर में अगर आप काउंटिंग करेंगे तो लगभग 40-42-44% वोट उसको मिलता है। बाकी 45%, 50%, 55%, 60% तक वोट जो है विपक्ष पे जाता है, लेकिन वो वोट बट जाता है। उस बटे हुए वोट को जिस दिन हमने इकट्ठा कर लिया, वो सारे के सारी ये बीजेपी उस दिन कहीं नजर नहीं आएगी आपको। अभी वो 40-42 वोट जो परसेंट जो वोट का कैडर है, वो इनका एक तरफ है, और उसके बाद जो है सारा जनतंत्र जो है, इनका तंत्र जो है वो एक तरफ है। उस तंत्र में हमें सेंध लगानी होगी, उस तंत्र को हमें सही रास्ते पे लाना होगा। मैंने पहले भी सुझाव दिया था, इंडिया गठबंधन के 238 सांसद हैं, हर एक सांसद 1-1 हज़ार लेके आए, बैठिए चुनाव आयोग के आगे। क्यों नहीं चुनाव आयोग सवालों का जवाब देता? 45 दिन की फुटेज सुरक्षित रखने का नियम उसने कैसे चेंज करा? क्यों नहीं वो फुटेज मुहैया कराता? जब रिकॉर्ड कर रहा था, तब उसको बहन बेटी की इज्जत याद नहीं आती, लेकिन सार्वजनिक करने के नाम पे हम बहन बेटियों की इज्जत कैसे सार्वजनिक कर दें, तब उसे ये बातें याद आती है। एसआईआर के बहाने वोट काटे जाते हैं और उनके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं दिया जाता। तो इसके लिए अब उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करना पड़ेगा। जन आंदोलन पहले से आए थे, जन आंदोलन अब भी हैं, और वही जन आंदोलन एक बार फिर से शुरू करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा।